PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति जो NCERT की बुक है। इससे हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय पहला टॉपिक है। इसमें इतिहास का काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, ये टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अंदर राजा महाराजाओं का बारे में टॉपिक है। इसके अंदर सभ्यता का भी एक टॉपिक है और प्रागैतिहासिक राजस्थान, फिर सभ्यता, फिर ये राजा महाराजा आ जाएंगे रियासतों में। फिर अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा अध्याय उत्सव, त्यौहार और मेले। फिर चौथा है टॉपिक राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। और फिर पांचवा टॉपिक है चित्रकला एवं लोक कलाएँ। फिर छठा टॉपिक है स्थापत्य, शिल्प और विविध आयाम, जिस दुर्गों के बारे में, फिर मंदिरों के बारे में, इनका टॉपिक है। और अध्याय 7 है राजस्थानी संगीत के बारे में है। और 8वां अध्याय है लोक नृत्य लोक नाट्य के बारे में है। अध्याय 9 है वो राजस्थानी भाषा साहित्य है। और 10वां टॉपिक है प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में है। ये टॉपिक है जिसे हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है 11वां टॉपिक। और ये क्या है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, वो कंपटीशन एग्जाम के साथ आते हैं और साथ में क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम यहाँ से हम ये बुक पढ़ेंगे, सारे चैप्टरों का हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और तो आप हम शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो राजस्थान का जो इतिहास है वो 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कि जो 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की किसी भी भौगोलिक इकाई है उसका अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कि जो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में भूभाग के नाम के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। हम कई बार क्या होता है क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो NCERT से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इसमें 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस से इस भूभाग राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक थे कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। यानी कि राजपूताना नाम तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था और राजस्थान व राजस्थान नाम दिया था वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो एकीकरण के अंदर दूसरा चरण था एकीकरण का। उसमें 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से, सभी की सम्मति से इसका नाम सर्वसम्मति राजस्थान रखा गया। इस भौगोलिक नाम, इस राज्य का नाम राजस्थान रखा गया 30 मार्च 1949 को। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में, जो प्राचीन साहित्य है और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र जिन उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहाँ के बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धनव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धनव दोनों का अर्थ है एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। यानी कि मरु और धनव जो नाम दोनों का अर्थ एक ही है, मरु यानी मरुस्थल, तो जोधपुर और संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। और जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी, केर या पिल्लू आदि होते हों। यानी कि ये शमी, केर, पिल्लू ये वृक्षों के नाम है। तो ये जांगल शब्द का बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र जांगल देश कहलाया है। कौन सा क्षेत्र जांगल देश किसे कहा जाता है? बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था और वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। जब मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यानी भरतपुर वाला जो क्षेत्र है मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है धौलपुर और करौली, उसका जो अधिकांश भाग है वो सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। यहाँ एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। विशेषकर भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो उसके नाम अन्य क्षेत्र हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़
अब यह प्रश्न बहुत बार पूछा था, प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे कांठल कहलाता था। अब ये कांठल क्यों कहलाता था? माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र क्या था, माही नदी के किनारे यानी कांठे पर, जो माही नदी है उसके कांठे पर स्थित था, इसीलिए कांठल कहलाया। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है उसे 56 का मैदान, 56 का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, जो भैंसरोडगढ़ है उससे लेकर बिजोलिया जो भीलवाड़ा में पड़ता है, तो बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, तो यहाँ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र पठारी होने से ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण, यानी कि उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है इसके कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। अब यह प्रश्न कितनी बार एग्जाम में आया है, कंपटीशन एग्जाम है ना, पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें यह मांड, अभी पीछे सीटी में भी क्वेश्चन आया है। तो यानी कि ये ऊपरमाल कहलाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। और डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ कहलाता था, बागड़। अब क्या होता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ है, जैसे हम ऊपर बात करें ये राजस्थान है, राजस्थान में अगर सिकरवार इनकी बात करें ना तो वहाँ पर बांगड़ है, तो बांगड़ बिंदी लग गई ऊपर बांगड़। पैरों में यहाँ पर मान लो बात करें तो यहाँ पर बागड़, यहाँ बांगड़ या बागड़। तो कोटा बूंदी का प्रदेश हड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से भी जाना जाता है। सिक्कर झुंझुनू शेखावाटी नाम जाना। इतिहास का काल विभाजन। अब हम बात कर लें, अभी राजस्थान के नामों के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब बात करते हैं काल विभाजन की। तो मोटे तौर पर जो मानव है के संपूर्ण इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। नंबर 1 बात प्राक युग, नंबर 2 आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, भी कोई भी उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं, उनकी लिपि को भी पढ़ना संभव नहीं हुआ हो। और ऐतिहासिक युग उस काल को इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। यानी प्राक युग की बात करें ना तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, तो वहां तक के पूर्व तक था। और आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। और तीसरा ऐतिहासिक युग है वो 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान के अंदर प्राक युग में राजस्थान, प्राक युग यानी हम बात करेंगे हड़प्पा काल की, तो यहाँ पर मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। जो मानव सभ्यता है, मानव पहले क्या था कि उदय था उनका वो नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि वो नदियों के आसपास के क्षेत्र में रहते थे लोग, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। कि पहले यहाँ था क्या था, मरुस्थल की जगह पहले समुद्र था, और सरस्वती तथा दरस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। इस स्थिति में मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूसाक्ष्यों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। यानी मानव सभ्यता का जो उद्भव है वो इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इन 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व जो पाषाण काल है, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ, अभी राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग
2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान की एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। फिर क्या था कि 1870 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई, यानी कि 1870 में सीए हैकेट 1870 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्ण पाषाणकालीन सभ्यताओं और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के सामने लाने के सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास, उनकी सहायक नदियों के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। और जालौर के इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय, जो जालौर के अंदर इस युग का श्रेय बी आलचिन को है। स्पष्ट उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का पाषाण क्षेत्र था। यह पूर्व पाषाणकाल में मध्य पाषाणकाल, जिसके अंदर मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ, जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ये पश्चिमी जो राजस्थान है, यहाँ पर जो लूनी नदी बहती है, और फिर उसके बाद चित्तौड़ के अंदर यहाँ से बेड़च नदी, विराटनगर, जयपुर वाला क्षेत्र। तो इस काल में उपकरण छोटे व हल्के कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जिस पर एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टरजाइट, कालसिडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इर्गिवेयर, ट्रायंगुलर, क्रिसेंट, ट्रेपेज, स्केपर और ये क्वार्टरजाइट आदि उल्लेखनीय है। पत्थर से बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। उत्तर मतलब नवपाषाण काल भारत के अन्य भागों के अंदर भांति राजस्थान में उत्तर और नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों पर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में धातु काल, धातु का संबंध क्या है? धातु कैसे? ताम्र पाषाण व ताम्र यानी तांबा यानी ताम्र पाषाण व ताम्र कांस्य युग काल में धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान के ताम्रकालीन संस्कृति प्राचीन संस्थानों में गणेश्वर सिक्कर यानी कि ताम्रकालीन संस्कृति में गणेश्वर सिक्कर है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ है, गिलूंड, राजसमंद, आहड़ है, जाडोल, उदयपुर, पिंड व पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुगल, बीकानेर में, नंदलालपुरा, किरडोत व चितवाड़ी, जयपुर में, एलाना, जालौर में, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में, कोल, माहौली, साओ, माधोपुर में, मलाह, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोहा काल के अंदर ताम्र व कांस्य युग के अंदर जो ताम्र व कांस्य युग में काल के पश्चात लोहे का ज्ञान इसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरण व हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर यानी लोहा का काल है। तांबा और कांस्य के बाद में लोहा है। इसमें कृषि जो उपकरण है हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौ है जो भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर में। अब जोधपुर एक तो जोधपुर जिला है, अब ये जोधपुरा है सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत के लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहे के जोधपुरा व सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां। ये क्वेश्चन आता है भी जोधपुरा और सुनारी से क्या मिला है? लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने कारखाने के अवशेष मिले हैं। रेड जो टोंक में है, रेड को
को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटानगर की संज्ञा दी गई है। तो रेड टोंक में है, उसे राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। लोहा काल के पश्चात भारत के अन्य भागों में भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित जो मृदबांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों में मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। आगे है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताओं के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।